अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने आईएस ख़त का जो है वो ख़त्म किया था। आज हमारे पास है एलएम ख़त। एलएम ख़त जो होता है वो ज़र की तलब और ज़र की रसद की मदद से डिराइव होता है। एल का मतलब होता है लिक्विडिटी ऑफ मनी, यानी कि ज़र की सियाल पजीरी कि ज़र आपके पास कैश की शक्ल में मौजूद है। और ऊपर लफ्ज़ एम जो है वो मनी सप्लाई से लिया गया है, यानी ज़र की रसद से। लिहाजा एल जो है वो ज़र की तलब को ज़ाहिर करता है कि लोग कितना जो ज़र है वो अपने पास रखना चाहते हैं कैश की सूरत में। और एम जो है वो ज़र की रसद को ज़ाहिर करता है। तो हम कहते हैं कि एलएम ख़त ज़र की मंडी को तवाज़नी हालत में ज़ाहिर करता है, यानी कि जहाँ हमारे पास मनी सप्लाई इज़ इक्वल टू मनी डिमांड होती है। इसका तस्वुर भी J.R. हिक्स ने 1937 में लिखे गए आर्टिकल मिस्टर केन्स एंड द क्लासिक्स में पेश किया था। और एलएम ख़त की बुनियाद जिन अवामिल पर रखेगी इनमें शरह सूद, आमदनी, ज़र की तलब और ज़र की रसद शामिल है। एलएम ख़त अख़ज़ करने से पहले ज़र की रसद और ज़र की तलब का अलहदा जायज़ा लेते हैं। ज़र की रसद से मुराद है कि जितनी भी ज़र जो है वो मार्केट में गर्दिश कर रहा होता है, इकोनॉमी में गर्दिश कर रहा होता है। तो अगर हम उसकी मुसावात देखें तो M1 यानी कि ज़र की रसद बराबर होती है DD प्लस CU के। DD हमारे पास होता है तलबी अमानतें, यानी कि जिन अमानतों के लिए हमें ज़र की तलब होती है, हम ज़र की डिमांड करते हैं। और CU होता है जो ज़र ज़ेर गर्दिश रहता है। तो हमारे पास मियादी अमानतों के पेश नज़र रखा जाए तो मुसावात यूँ बनती है। तलबी अमानतें जैसे कि आपने बैंक के चैप्टर में पढ़ा होगा, तलबी खाते होते हैं, यानी कि जो फ़ौरन जब अपनी डिमांड मार्केट में आप लेके जाते हैं चीज़ें, या आप जैसे अगर खातों की बात करें तो बैंक में जैसे अमानतें रखवाते हैं, तो तलबी अमानतें उनको हम टाइम डिपॉज़िट्स भी कहते हैं। वो अमानतें होती हैं जो जब दिल चाहे वो बैंक से निकलवा सकते हैं, और बैंक भी पाबंद होता है फौरी तौर पर लोगों को वो अमानतें देने के लिए। तो अगर मियादी यानी कि जो टाइम डिपॉज़िट्स होते हैं वो टाइम डिपॉज़िट्स वो वाले होते हैं जो कि मियाद होती है कि हम 1 साल बाद निकलवाएंगे, 2 साल बाद निकलवाएंगे। तो M2 हमारे पास आ गया DD प्लस CU प्लस TD। तो मियादी अमानतें अगर इसमें सरकारी कफ़ालतें यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ भी शामिल कर ली जाएँ तो ये एक्चुअली जैसे जैसे हम कहते हैं कि मुआशियात डेवलप हुई वैसे वैसे ये मनी का कॉन्सेप्ट डेवलप होता गया। पहले M1 था, फिर उसमें हमने टाइम डिपॉजिट ऐड करके M2 कर दिया, फिर मज़ीद ब्रॉड मनी हमने ली M3 ऐड करके उसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ भी शामिल कर दी। डॉक्टर केन्स के मुताबिक अरसा कलील में शरह सूद ज़र की रसद से मुतासिर नहीं होती, लिहाजा ज़र की रसद किसी भी मईशत में मुअय्यन रहती है। नॉर्मली चीज़ों की सप्लाई बढ़ती रहती है, लेकिन आप ख़ुद देखें कि ज़र की जो सप्लाई है वो मुअय्यन होती है। साल में एक दफ़ा ज़र जो है वो उसकी सप्लाई बढ़ती या कम होती है, नॉर्मली बढ़ती है या 6 माह में होती है। वो एक लिमिटेड टाइम पीरियड होता है, ऐसा नहीं होता कि हर महीने बाद हर हफ्ते बाद नोट छापे जा रहे हैं और ज़र की रसद जो है वो बढ़ाई जा रही है। तो लिहाजा शॉर्ट टाइम पीरियड जो होता है वो 6 माह का हो सकता है, वो 3 माह का हो सकता है। उसमें हम कहते हैं कि मनी सप्लाई हमारी मुअय्यन रहती है, और जो हमारा पास मनी सप्लाई का ख़त होता है वो OX ख़त पर अमूदी रहता है, यानी कि स्ट्रेट लाइन रहती है। और अब डायग्राम में शरह सूद जो है वो बढ़कर R0 से R1 हो गई है, लेकिन ज़र की रसद मुअय्यन है। और इसी तरह से अगर हम तवील अरसे की बात करते हैं तो अरसा तवील में जब शरह सूद बढ़ती है तो ज़र की जो रसद है वो भी बढ़ जाती है, क्योंकि उन्होंने लिखा है कि ये अरसा तवील की बात हम कर सकते हैं या हम इनफरादी तौर पे किसी एक बंदे की बात कर सकते हैं। इनफरादी तौर पे तो हमारे लिए ज़र की रसद बढ़ सकती है ना, जैसे कि आपकी इनकम पहले 10,000 थी महीना, अब 11,000 होगी, तो आपके लिए ज़र की रसद बढ़ गई है। तो जब ज़र की रसद लचकदार होती है, शरह सूद में इजाफा होता है, तो लोग ज़्यादा रुकूमात उधार देने के लिए तैयार हो जाते हैं। यानी कि जब शरह सूद बढ़ती है लोगों को ज़्यादा प्रॉफिटेबल लगता है कि हम अपनी रकूम लोगों को दें उधार, तो वो लोग ज़्यादा रकूम उधार देते हैं। जो उन्होंने पहले सेव किया होता है वो निकाल के लोगों को उधार रकूम दे देते हैं। तो लिहाजा जब शरह सूद बढ़ती है तो ज़र की रसद भी बढ़ जाती है। मजमूई मईशत के पेश नज़र ज़र की रसद का ख़त उमूदी रहता है, लेकिन जो पॉजिटिवली रिलेटेड ख़त हमने देखा था वो इनफरादी सतह पर होता है। तो ज़र की रसद का इन्हसार दर्ज झैल अवामिल पर होता है, लोगों के पास करेंसी की मौजूद मिकदार, यानी कि ज़र की रसद किन
जो अज्जा हैं इंग्रेडिएंट्स से मिलकर बनती है। तो पहले लोगों के पास करेंसी की मौजूद मिकदार, बैंकों के पास जमाशुदा रकूम यानी कि जितनी भी बैंक्स के पास जमाशुदा रकूम होती हैं वो शामिल होती हैं, ज़र जो हुकूमत के पास सिक्योरिटी की शक्ल में मौजूद हो, और ज़र की रफ्तार गर्दिश वेलोसिटी ऑफ मनी। आपने सेकेंड ईयर में नज़रिया मिकदार ज़र में ये चीज़ें पढ़ी होंगी। फिर है ज़र की तलब। क्लासिकी माहरीन के मुताबिक ज़र की तलब का इन्हिसार आमदनी के म्यार पर होता है, क्योंकि लोग अपनी आमदनी में ही ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करते हैं। यानी कि ज़र की तलब हम कैसे करते हैं? अगर आपकी आमदनी 10,000 है तो आप 10,000 से ज़्यादा ज़र तलब कर ही नहीं सकते। तो ज़र की तलब का इन्हिसार आपकी आमदनी पर होता है। एम डी इज़ अ फंक्शन ऑफ वाई। जबकि डॉक्टर केन्स के ख्याल में ज़र की तलब का इन्हिसार आमदनी और शरह सूद पर होता है, क्योंकि जिस कदर शरह सूद बुलंद होगी लोग ज़्यादा रकूमात उधार देने के लिए तैयार हो जाते हैं और ज़र की मामलाती तलब कम हो जाती है। यानी कि जब लोग शरह सूद बुलंद होने पर ज़र की रसद को बढ़ा देते हैं तो उस टाइम पे ज़र की मामलाती तलब यानी कि डे टू डे जो हम अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए ज़र की जो तलब है वो करते हैं वो कम हो जाएगी। लोग अपनी ज़र की तलब को कट डाउन करके ज़र की रसद की तरफ ज़्यादा चले जाएंगे। तो हम कहते हैं कि जबकि कम शरह सूद पर लोग ज़्यादा रकूमात उधार देने के लिए तैयार नहीं होते, तो बेसिकली ज़र की तलब फंक्शन होता है इनकम का, लेकिन उसके बाद जो है वो ज़र की तलब फंक्शन होता है शरह सूद का। लेकिन बाज़ जदीद मईशतदानों का कहना है कि ज़र की तलब आमदनी, बॉन्ड्स और असासों और शरह सूद पर इन्हिसार करती है। यानी कि ज़र की तलब आमदनी पर तो करती ही है, बॉन्ड्स और असासे। बॉन्ड्स ये होता है कि हम अपनी जो है वो अक्सर लोग बॉन्ड्स ख़रीद लेते हैं, फिर उस पर वो लॉटरीज वगैरह लगती हैं, वो भी एक कॉन्सेप्ट है। और असासे, आपकी जो ज़र की तलब है वो जो आपके पास असासे हैं उनके मुताबिक, अगर आपकी आमदनी 10,000 है, ठीक है, जो आप आमदनी शो करें, लेकिन अगर आपके असासों से हासिल होने वाली आमदनी भी 10,000 है तो डेफिनेटली फिर आपकी ज़र की तलब ज़्यादा होगी। तो लिहाजा हम लिखते हैं वाई डब्ल्यू एंड आर। ज़र की तलब के मुहर्रकात में अगरचे नागहानी हालात और कारोबारी ज़रूरियात भी शामिल हैं, तो हम इसका मुताला दो सूरतों में किया जा सकता है। पहले हमारे पास है ज़र की मामलाती तलब। ऐसी रकम जो कि रोज़मर्रा की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए तलब की जाए उसे ज़र की मामलाती तलब यानी कि ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी का नाम दिया जाता है। जैसे कि हर घर में रोज़ाना गोश्त, सब्ज़ी, घी, आटा, दाल, चावल और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी की हसूल के लिए नकद रुपये की ज़रूरत पड़ती है। जबकि ज़र की मामलाती तलब का इन्हिसार आमदनी पर होता है, क्योंकि आमदनी बढ़ने पर इसमें इजाफा हो जाता है और आमदनी कम होने पर इसमें कमी आ जाती है। इस तरह ज़र की मामलाती तलब आमदनी का तकसीरी तफाल बनती है। यानी कि जो हमारी ज़र की मामलाती तलब होती है, डे टू डे हम रखते हैं सब्ज़ी, गोश्त, आटा, चावल वगैरह के लिए, या वैसे ही हम डे टू डे के लिए जितनी भी ज़रूरियात के लिए जो भी अमाउंट रखते हैं, जो भी अमाउंट तलब करते हैं ज़र की, वो इनकम पे डिपेंड करती है, शरह सूद पे। शरह सूद ज़्यादा है या कम है? खाना पीना तो है ना, तो शरह सूद पे निस्बतन कम असरअंदाज करती है शरह सूद, जबकि आमदनी ज़्यादा असरअंदाज करती है। तो लिहाजा एल्ट इज़ अ फंक्शन ऑफ वाई, तो ये पॉजिटिव है। अगर आमदनी बढ़ेगी तो ज़र की मामलाती तलब भी बढ़ जाएगी। अगर आपकी आमदनी 10,000 है तो आप डेली का अगर 200 रुपये भी खाने पीने के लिए रखते हैं, अगर आपकी आमदनी बढ़ के 15,000 हो जाएगी तो डेफिनेटली आप उसको 300 रुपये रखना शुरू कर देंगे। ज़र की मामलाती तलब के लिए दर्ज बातों को पेश नज़र रखना पड़ता है। सबसे पहले अरसा वक्त जिसमें किसी शख्स को आमदनी हासिल होती है, यानी कि मामलाती तलब। पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि अगर तो आपको मंथली जो इनकम है आपकी, वो आपकी जो इनकम है अगर तो डेली है तो वो डेली के हिसाब से आपकी मामलाती तलब होगी। अगर आपकी इनकम जो है वो वीकली मिल रही है तो उस हिसाब से आप ज़र की जो तलब है वो मामलाती तलब को करेंगे, और अगर आपकी इनकम एनुअली है या मंथली है तो उस हिसाब से करेंगे। फिर आमदनी में तब्दीली, इसकी वजह से भी ज़र की मामलाती तलब तब्दील हो जाती है। कर्ज़ा की सहूलियात अगर ज़्यादा हों और ज़र की रफ्तार गर्दिश हकीकी असास है। दूसरी हमारे पास है ज़र की तखमीनी तलब। इसको स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी कहते हैं। स्पेकुलेशन होता है कि सिट्टाबाजी जैसे हम कहते हैं, यानी कि इसको जो बॉन्ड्स ख़रीद लिए या इस तरह से जो शरह सूद में मुतासिर होती है। शरह सूद बढ़ती है तो उनकी कीमतें बढ़ जाती हैं, शरह सूद कम होती है तो उनकी कीमतें कम हो जाती हैं। कुछ लोग मुस्तकबिल में कोई मुनाफे बख्श कारोबार शुरू करने के लिए भी नकद रकूमात तलब करते हैं। मसलन मुश्तरका सरमाए की कंपनियों के हिस्से, सरकारी कफ़ालतों और तमस्कात की ख़रीद के लिए एक सरमायादार अपने पास असासा सिर्फ उसी सूरत में रखता है जबकि मुस्तकबिल
में उसे इस पर ज़्यादा मुआवजा मिलने की तवक्को हो। और लोग सिटाबाजी यानी कि स्पेकुलेशन के लिए रुकूमात इसलिए तलब करते हैं कि इन्हें मुस्तकबिल में ज़्यादा मुआवज़ों की उम्मीद होती है, लेकिन इसमें ख़तरा मोल लेना पड़ता है। ज़ाहिरी बात है, आप अपने पास अमाउंट रखते हैं, बॉन्ड्स ख़रीदते हैं कि आगे इसमें जो है वो ज़्यादा होगी, या आप किसी भी कंपनी के शेयर्स ख़रीद लेते हैं तो उसमें ये होगा कि जब आप किसी भी कंपनी के शेयर ख़रीदते हैं तो उसमें आपको प्रॉफिट का चांस भी होता है और लॉस का चांस भी होता है। सिट्टाबाजी के लिए रकूम की तलब दो बातों के पेश नज़र होती है, मुस्तकबिल में ज़्यादा मुआवजा की खातिर या बॉन्ड्स की ख़रीदारी के लिए, यानी कि कहीं इन्वेस्ट करना है तो यही हमारे जहन में होता है कि मुस्तकबिल में ज़्यादा मुआवजा मिलेगा। बस ज़र की सिट्टाबाजी के लिए तलब का इन्हिसार शरह सूद पर होता है, क्योंकि शरह सूद में इजाफे से सिट्टाबाजी के लिए ज़र की तलब कम हो जाती है। शरह सूद में इजाफे से सिट्टाबाजी के लिए ज़र की तलब कम हो जाती है, जबकि शरह सूद में कमी से सिट्टाबाजी के लिए ज़र की तलब में इजाफा हो जाता है, यानी दोनों में माकूस रिश्ता पाया जाता है। तो ज़र की जो तखमीनी तलब होती है, स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी इज़ अ फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट, शरह सूद और ये नेगेटिव रिलेशन होता है। अब हमारे पास है कि रियाजियाती तरीके से LM ख़त अख़ज़ करना। तो रियाजियाती तरीके से जब हम LM ख़त अख़ज़ करते हैं तो इसमें हमारे पास आ जाता है MS इज़ इक्वल टू M। M का मतलब होता है कि मनी, उसको हम M से शो करते हैं। तो MS हमारे पास है, यहाँ पे हम देखते हैं कि LT यानी कि जो ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी है, मामलाती तलब है ज़र की, वो बराबर होती है लैम्डा Y के, यानी कि Y हमारे पास है कि आमदनी से मुतासिर होती है और Y के को जितना पोर्शन आमदनी से मुतासिर हो रहा है। LS यानी कि तखमीनी तलब, स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी, C0 माइनस C1 R, यानी कि आपने जो इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसमें से कुछ ऑटोनमस होती है, जबकि C1R जो है वो हमारे पास इंड्यूस इन्वेस्टमेंट होती है, यानी कि जो कि शरह सूद से मुतासिर हो रही होती है। तो ये हमारे पास चूँकि इंड्यूस इन्वेस्टमेंट का नेगेटिव रिलेशन होता है, इंड्यूस्ड मनी सप्लाई का नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। और MD हमारे पास है जो डिमांड है फॉर मनी, तो वो हमारे पास बराबर होती है LT प्लस LS के। और यहाँ पे अगर हम इसको पुट करें तो ये हमारे पास आ जाता है LT की हमने पुट कर दिया लैम्डा Y और C0 माइनस C1 R। MD मनी सप्लाई हम कहते हैं कि शॉर्ट टाइम पीरियड में हमारे पास फिक्स होती है, उसको M बार से हम शो करते हैं। तो हम ये देखते हैं कि अगर हम M बार को इधर ले आएँ और MD की वैल्यू को पुट कर दें, यानी कि अगर हम ये कहें कि MS इज़ इक्वल टू MD, तो ये हमारे पास आ जाएगा MS M बार फिक्स है, तो हमारे पास लैम्डा Y एंड दिस एंड दैट, ये वाली सारी इक्वेशन आ जाएगी। अब हम Y की वैल्यू को एक साइड पे कर लेंगे, तो ये जो लैम्डा Y है ये इधर आके माइनस का हो जाएगा और मनी सप्लाई इधर आके नेगेटिव आ जाएगी। तो इसकी हम पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास पॉजिटिव लैम्डा Y और पॉजिटिव मनी सप्लाई आ जाएगी। तो लिहाजा Y जो है वो हमारे पास होता है, हमारे पास मल्टीप्लायर आ जाता है LM के लिए M बार इज माइनस C0 प्लस C1 R ओवर लैम्डा। मुसावात 1 को हल करने से लैम्डा, अगर हम जो पहली हमारी मुसावात है उसको हल करने से जो लैम्डा हमारे पास, अगर हम उसको C1R के लिए यानी कि इंटरेस्ट रेट के लिए उसको हल करना चाहें तो ये हमारे पास इंटरेस्ट रेट वाली जो वैल्यू है यानी कि शरह सूद वाली इधर आके नेगेटिव हो जाएगी, ये इधर आके नेगेटिव हो जाएगा। होल इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास पॉजिटिव आ जाएगा। तो R इज़ इक्वल टू लैम्डा Y माइनस M बार प्लस C0। तो ये इस तरह से हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। तो इस तरह से हम इसको रियाजियाती तरीके से LM ख़त को अख़ज़ कर सकते हैं। तो लिहाजा R हमारे पास होगा C0 माइनस M, तो इसको हम सेपरेट भी कर सकते हैं कि ये ऑटोनमस है, जो फिक्स हैं उनको हमने अलहदा कर लिया और जो चेंज हो रहा है उसको हमने अलहदा कर लिया। ये मुसावात LM ख़त को ज़ाहिर करती है जिसमें लैम्डा ओवर C1 इसका झुकाव स्लोप है, यानी कि ये जो है हमारे पास ये इसका स्लोप है। स्लोप ही है ना जो बता रहा है, जब हम देखते हैं कि कोई भी चीज़ इफ़ेक्ट हो रही है तो किस तरह से, तो हम जो है वो Y के साथ वेरिएबल के साथ जो वैल्यू होती है वो हमारे पास इसका स्लोप होता है, जबकि LM ख़त मस्बत झुकाव को ज़ाहिर करता है। यानी कि LM ख़त में ये जो हमारे पास ये है पॉजिटिव है, ये बता रहा है साइन कि ये पॉजिटिव रिलेशनशिप है इनके दरमियान।
तो ज़र की रसद M है, ज़र की मामलाती तलब LT है, ज़र की तखमीनी तलब LS है। ऐसी रकम जो आमदन शरह सूद पर इन्हिसार ना करती है वो C0 है। ऐसी रकम जो शरह सूद से मुतासिर हो रही है वो C1R है। और लैम्डा हमारे पास तब्दीली की इलामत है, यानी कि लैम्डा हम चेंज को कहते हैं, जैसे कि हम डेल वाई लिखते हैं उसी तरह लैम्डा वाई। ज़र की मंडी के तवाज़ुन को मुख्तलिफ मुतग़य्यरात की कीमतें दर्ज करके भी बयान किया जाता है, यानी कि हम उसको रियाजियती तरीके से देखते हैं कि किस तरह से किया जाता है। MS हमारे पास मनी सप्लाई फ़िक्स है 300, ज़र की मामलाती तलब है 0.2Y, यानी कि हमारी जो टोटल हम तलब कर रहे हैं आमदन ज़र वो 0.2% जो है वो आमदनी से मुतासिर हो रहे हैं। LS का मतलब है 200 माइनस 220, RR का मतलब है आगे शरह सूद। तो इसको सिंपली हम MD इज इक्वल टू MS करेंगे, MD की वैल्यूज़ इसमें पुट करेंगे, यानी कि LT प्लस LS। तो ये हमारे पास इस तरह से आ गया। Y को हमने एक साइड पे रखा तो ये हमारे पास आ गया 300 माइनस 200 प्लस 220R। ये हमारे पास जो इधर पॉजिटिव है इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, जो इधर नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो लिहाजा वाई के लिए हमने ये इक्वेशन निकाली। अब इसको हम 0.2 के साथ डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ये आ गया y इज इक्वल टू 1500 माइनस 1000 प्लस 1100R। अब अगर ये फ़र्ज़ किया जाए कि शरह सूद 10% है तो 10% के लिए हम इसको जो है वो कर लेंगे। ये इन्होंने डायरेक्ट इसको इस तरह से कर लिया है कि 1500 में से 1000 माइनस करके वो 500 जो था उसको उन्होंने कर दिया है डायरेक्ट 500 के साथ। और ये जो 1100 है इस पे यहीं पे 10 की जो R की वैल्यू 10% यहाँ पे लगाई है। अब जो है वो 10 को हम करेंगे, जब हम परसेंट लेते हैं तो डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया 110, यानी कि 10 डिवाइडेड बाय 100, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.01। तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1100 के साथ, हमारे पास 110 आ जाएगा। तो हमारे पास y है 610। तो अब इस तरह से हम ज़र की मामलाती तलब और मामलाती रसद को तलब और रसद जो है वो ज़र की तखमीनी तलब को देख सकते हैं। हमारे पास LT है 0.2Y, तो y हमारे पास आया था 610, तो उसको हमने यहाँ y की जगह पे 610 रखा तो हमारे पास आ गया 122। और r की कीमत दर्ज करके तखमीनी तलब भी मालूम कर सकते हैं। LS हमारे पास जो इक्वेशन थी उस पर 10% रख के हम करेंगे तो हमारे पास 178 आ गया। तो लिहाजा हम देखते हैं कि आया मनी डिमांड जो है वो कितनी है। तो मनी डिमांड हमारे पास 122, यानी कि स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी एंड ट्रांजेक्शन डिमांड फॉर मनी दोनों को प्लस किया तो 300 आ गया। लिहाजा यहाँ हमने मैथमेटिकली भी इसको प्रूव कर दिया कि ज़र की तलब और ज़र की रसद बराबर होती है। बस साबित हुआ कि एलम ख़त आमदनी शरह सूद के ऐसे जोड़ों को ज़ाहिर करता है जो कि ज़र की मंडी को तवाज़न की हालत में ज़ाहिर करते हैं और जहाँ पे हमारी मनी सप्लाई मनी डिमांड के बराबर होती है। अब बाकी है ग्राफ के ज़रिए एलम ख़त अख़ज़ करना, वो हम इंशाल्लाह कल करेंगे, क्योंकि अभी आप इसको अच्छे तरीके से समझ लें, इसकी प्रैक्टिस कर लें तो फिर इंशाल्लाह हम उसको भी करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।